नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर। वह मंच जहां शब्द केवल रचना नहीं रहते, बल्कि समाज की धड़कन बन जाते हैं। हर मंगलवार हम आपसे मिलवाते हैं उन रचनाकारों से जिन्होंने अपने शब्दों से दर्द को आवाज दी, संघर्ष को अर्थ दिया और साहित्य को नई दिशा दिखाई। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी साहित्य के एक ऐसे सशक्त हस्ताक्षर की, जिनके गीतों में आम जन का दुख भी है और जीवन जीने की जिद भी। मर्मस्पर्शी गीतों के सृजनकर्ता श्री रामेश्वर वैष्णव। आज की यह चर्चा दो महत्वपूर्ण आलेखों पर आधारित है। डॉक्टर अशोक आकाश द्वारा उन्हें जनमन के गीतकार के रूप में प्रस्तुत किया गया दृष्टिकोण और वरिष्ठ साहित्यकार डुमन लाल ध्रुव द्वारा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का गहन साहित्यिक विश्लेषण। लगभग 6 दशकों की रचनात्मक यात्रा, गीत, गजल, व्यंग्य, प्रयोगधर्मी छत्तीसगढ़ी गीत, यहां तक कि भांगड़ा और रैप जैसे नवाचार, और साथ ही नई पीढ़ी के रचनाकारों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका। आइए आज श्री रामेश्वर वैष्णव के व्यक्तित्व और कृतित्व के आये में उनकी साहित्यिक यात्रा को समझते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ी साहित्य के एक ऐसे नाम पर बात करने वाले हैं जिनकी धुनें शायद हम सब ने कभी ना कभी गुनगुनाई हैं। रामेश्वर वैष्णव। जी हाँ, रामेश्वर वैष्णव एक ऐसा कलाकार जो 6 दशकों से, मतलब सोचिए 60 साल से भी ज्यादा समय से सक्रिय है। हाँ, और ये अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है। आज के दौर में जहाँ कलाकार कुछ साल में ही अपनी चमक खो देते हैं, बिल्कुल, वहीं एक व्यक्ति का 60 साल तक न सिर्फ लिखते रहना बल्कि प्रासंगिक बने रहना, ये वाकई असाधारण है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस चर्चा का आधार है सुरता साहित्य की धरोहर पोर्टल पर छपे 2 बहुत ही गहरे लेख। एक डॉक्टर अशोक आकाश का है और दूसरा डुमन लाल ध्रुव का। जी। तो इन स्रोतों के जरिए हमारा मकसद सिर्फ उनकी जीवनी बताना नहीं है, बल्कि उस सवाल का जवाब खोजना है जो आपने अभी उठाया कि एक कलाकार 60 साल तक प्रासंगिक कैसे बना रहता है। हाँ। रामेश्वर वैष्णव की कहानी में शायद इस सवाल का जवाब छिपा है। और यही इस पूरी बातचीत को दिलचस्प बनाता है। हम उनके काम के पीछे के इंसान को, उनकी सोच को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रामेश्वर वैष्णव जी का जिक्र आते ही सबसे पहले तो लोगों के जहन में उनके गीत आते हैं, पर स्रोत बताते हैं कि उन्हें सिर्फ गीतकार कहना मतलब उनके कद को छोटा करने जैसा होगा। हाँ, उन्हें बहुचर्चित और बहुआयामी व्यक्तित्व कहा गया है। बहुआयामी, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, 1 फरवरी 1946 को खरसिया, रायगढ़ में जन्मे थे वो। अच्छा। और उन्होंने लगभग 3 पीढ़ियों के साथ मंच साझा किया है। और आज 78 साल की उम्र में भी उनकी कलम और उनकी ऊर्जा वैसी की वैसी ही है। उनकी कला की सबसे बड़ी पहचान शायद यही है कि वो समय की कसौटी पर खरी उतरी है ना? बिल्कुल। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगी। एक गीत है, तय बिलासपुर हिन अस अमय रायगढ़िया, तोर मोर्स जोड़ी फबे है सबले बढ़िया। ये गीत मैंने बचपन में सुना था, आज भी सुनती हूँ, और इसकी ताजगी मतलब जरा भी कम नहीं हुई है। लगता ही नहीं है कि इतना पुराना है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कल ही लिखा गया हो। और यही उनकी कला का जादू है। लेकिन अगर हम उस सवाल पे वापस जाएं कि वो इतना लंबे समय तक लोगों से कैसे जुड़े रहें, तो इसका पहला जवाब मिलता है उनके गीतों के विषय में। उनकी कलम हमेशा आम आदमी के साथ खड़ी रही। एकदम। यहाँ से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत कहते हैं कि उनके गीतों में तंगहाली से गुजर रहे शोषित और पीड़ित लोगों को अपनी आवाज सुनाई देती थी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है उनका एक गीत, हाँ। हमरो पुछैया भैया कोनो नइएगा।
हाँ, ये सिर्फ एक गीत नहीं था, ये छत्तीसगढ़ के उस आम आदमी की चीख बन गया जिसे लगता था कि उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। वो अकेला है। हाँ, अकेला है। इस गीत ने लाखों लोगों के अनकहे दर्द को जुबान दे दी, और जब किसी कलाकार की रचना आम इंसान का दर्द बन जाती है तो वो अमर हो जाती है। सही बात है। ये भी कहा गया है कि उनके लिखे कई गीत तो ऐसे थे जो रातों रात लोकगीत बन गए। हाँ। जैसे दाऊ रामचंद्र देशमुख के चंदेनी गोंदा का एक प्रमुख गीत था, अब मोला जावंदे संगवारी। जी। स्रोत बताते हैं कि ये गीत छत्तीसगढ़ के घर घर में ऐसे गूंजने लगा मानो पीढ़ियों से गाया जा रहा हो। ये चंदेनी गोंदा क्या था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, चंदेनी गोंदा उस दौर का एक क्रांतिकारी लोक नाट्य था। अच्छा। दाऊ रामचंद्र देशमुख ने छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं को एक नए और आधुनिक मंच पर प्रस्तुत किया था। अच्छा। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना का एक बड़ा आंदोलन था। और उस आंदोलन का सबसे लोकप्रिय गीत रामेश्वर वैष्णव की कलम से निकला था। वाह। ये दिखाता है कि वो सिर्फ लिख नहीं रहे थे, बल्कि अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आंदोलनों के केंद्र में थे। तो ये तो साफ है कि उनकी सफलता का एक बड़ा स्तंभ उनकी सरलता और जमीन से गहरा जुड़ाव था। लेकिन यहीं पर मुझे एक विरोधाभास नजर आता है। कैसा? एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो आम आदमी के कवि थे, और दूसरी तरफ स्रोत उन्हें छत्तीसगढ़ी का घोर प्रयोगवादी कवि भी कहते हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे संभव थीं? नहीं, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही रामेश्वर वैष्णव की प्रतिभा का सबसे दिलचस्प पहलू है। मतलब कैनवस बहुत बड़ा था। मतलब एक तरफ वो मार्मिक लोकगीत लिख रहे थे, तो दूसरी तरफ वे गजल, हास्य व्यंग और कवि सम्मेलनों के मंच पर भी छाए हुए थे। एक मिनट, प्रयोग का मतलब सिर्फ गजल और हास्य व्यंग्य तक ही सीमित नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने स्रोतों में कुछ ऐसा पढ़ा जिसे मैं सचमुच चौंक गई। उन्होंने छत्तीसगढ़ी में भांगड़ा, कव्वाली, ब्रेक डांस और हाँ। रैप सॉन्ग तक लिखे। जी हाँ, रैप सॉन्ग। रैप? वाह। वाकई में? उस जमाने में जब छत्तीसगढ़ में शायद ही किसी ने रैप का नाम सुना हो, तब वो इस विधा में अपनी भाषा में प्रयोग कर रहे थे। ये तो अविश्वसनीय है। एक बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित काव्य शैली है। रैप मतलब लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही होगी इस पर? इसका कोई उदाहरण है क्या? उदाहरण के तौर पर दुबललाल ध्रुव के लेख में उनके एक छत्तीसगढ़ी भांगड़ा गीत का अंश है, जो बहुत मजेदार है। बताइए। ये चटनी बासी खा ले बेटा, ज्यादा झन इतराबे, और ज्यादा इतराबे तो सिद्धा कोलिया देवरी जाबे। इसमें हास्य भी है और एक ठेठ छत्तीसगढ़ी अंदाज भी। बिल्कुल। देखिए, ये प्रयोग सिर्फ नकल नहीं थे, वो इन बाहरी विधाओं को लेकर उन्हें अपनी मिट्टी का रंग दे देते थे। ये बात मुझे बहुत आकर्षक लग रही है। एक तरफ वो हमरो पुछैया भैया जैसा ठेठ जमीनी गीत लिख रहे हैं, और दूसरी तरफ रैप और भांगड़ा। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ प्रयोग नहीं कर रहे थे, बल्कि छत्तीसगढ़ी भाषा को एक नए आत्मविश्वास से भर रहे थे? बिल्कुल, यही उनका सबसे बड़ा योगदान है। उसे बता रहे थे कि तुम सिर्फ लोकगीतों की भाषा नहीं हो, तुम आज की भाषा भी हो। सही कहा। उन्होंने भाषा पर लगे पारंपरिक और ग्रामीण होने के ठप्पे को तोड़ा। उन्होंने दिखाया कि छत्तीसगढ़ी में एक महानगरीय धड़कन भी हो सकती है और एक गांव की पीड़ा भी, और दोनों ही उतनी ही प्रामाणिकता से व्यक्त की जा सकती हैं। एकदम। उन्होंने अपनी भाषा की सीमाओं का विस्तार किया और उसे नए जमाने के लिए तैयार किया। और ये सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं था, है ना? उन्होंने पत्रकारिता में भी हाथ आजमाया। जी हाँ, 1986 से 1993 तक नवभारत में उत्ता धुर्रा नाम से एक हास्य व्यंग्य का कॉलम लिखते थे। मेरा एक सवाल है, उस दौर में क्या इस तरह के कॉलम को गंभीर साहित्य का हिस्सा माना जाता था? क्योंकि अक्सर व्यंग्यकारों को मुख्य धारा के साहित्यकार उतनी गंभीरता से नहीं लेते। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, उस समय ये कॉलम बेहद लोकप्रिय था और लोग इसका इंतजार करते थे। अच्छा, सही बात है। उनके लिए महत्वपूर्ण था लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, चाहे माध्यम गीत हो, कविता हो या फिर एक अखबार का कॉलम। इसके अलावा उन्होंने फिल्म नैना में अभिनय भी किया। ओह, अभिनय भी? हाँ, वो एक संपूर्ण कलाकार थे जो किसी एक दायरे में बंधा नहीं रहना चाहता था। और उनके लिखे फिल्मी गीत तो वो तो सुपर हिट हुए। स्रोत बताते हैं कि झन भूलो माँ बापला और हंस झन पगली फंस जबे जैसी फिल्में तो उनके गीतों की वजह से ही चली। हाँ, उनकी कलम में वो ताकत थी कि वो फिल्मों की सफलता की गारंटी बन जाती थी। तो अगर हम अपने मूल सवाल पर लौटें, तो प्रासंगिक बने रहने का दूसरा सूत्र हमें यहाँ मिलता है। क्या? समय के साथ लगातार बदलना, नए माध्यमों को अपनाना और कभी भी प्रयोग करने से ना डरना। तो ये तो हुई उनके कलात्मक व्यक्तित्व की बात
कि वो कैसे खुद को और अपनी भाषा को लगातार नया करते रहे। लेकिन अगर हम उनकी कलम के पीछे के इंसान की तरफ देखें, तो क्या वो असल जिंदगी में भी इतने ही खुले विचारों के थे? हाँ, मेरा मतलब है, क्या वो नए लोगों को मौका देते थे? इसके लिए स्रोतों में उन्हें एक बहुत सुंदर उपाधि दी गई है, नवोदित साहित्यकारों की पाठशाला। पाठशाला? जी, वो खुद में एक संस्था की तरह थे। डॉक्टर अशोक आकाश अपने लेख में एक बहुत ही व्यक्तिगत और सुंदर अनुभव साझा करते हैं। वो बताते हैं कि उनकी पहली मुलाकात वैष्णव जी से पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्मस्थली राजिम में एक कवि सम्मेलन के मंच पर हुई थी। अच्छा, मंच पर ही? जी, डॉक्टर आकाश उस समय एक नए कवि थे और वैष्णव जी एक स्थापित सितारा। वो बताते हैं कि मंच पर वैष्णव जी का व्यवहार इतना सहज, इतना ऊर्जा देने वाला था कि एक नए कलाकार का सारा डर दूर हो जाए। बिल्कुल। एक इतने बड़े साहित्यकार का इस तरह नए लोगों का हौसला बढ़ाना, ये उनके बड़प्पन को दिखाता है। उनके लिए सम्मान का भाव अपने आप जागृत हो जाता है। वाकई ये बड़ी बात है। अक्सर बड़े कलाकार अपनी दुनिया में सिमट जाते हैं। हाँ, उनका ये गुण उनके जीवन दर्शन के बारे में भी कुछ बताता है। बिल्कुल। वो कहा करते थे, जिंदगी कांटों भरे सफर का नाम है और हौसलों से मंजिल का फासला तय होता है। उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया, किसी की सिफारिश से नहीं। उनकी सोच में एक गहरी शांति और आत्मविश्वास था। वो कहते थे, अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई तारीफ करे या ना करे, क्योंकि सूरज जब भी उदित होता है तब पूरी दुनिया के लोग सोए रहते हैं। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि उनका काम बाहरी प्रशंसा का मोहताज नहीं था, बल्कि आंतरिक संतुष्टि से प्रेरित था। हाँ, शायद यही वजह है कि वो बिना थके, बिना रुके 6 दशकों तक लिखते रहे। ये हमारे मूल सवाल का तीसरा जवाब हो सकता है। काम को पूजा समझना, फल की चिंता किए बिना। सही। निश्चित रूप से जब आपकी प्रेरणा बाहर से नहीं अंदर से आती है तो आप कभी थकते नहीं। तो हमने उनके जमीन से जुड़ाव को समझा, उनके प्रयोगधर्मी स्वभाव को देखा और एक गुरु के रूप में उनके व्यक्तित्व को भी जाना। लेकिन अगर हम उनकी कलम की तरफ वापस लौटें, जी, तो क्या उनके गीत सिर्फ मनोरंजन करते थे या उनमें समाज के लिए कोई गहरा संदेश भी छिपा होता था? नहीं, उनकी रचनाएं सिर्फ मनोरंजन से कहीं आगे थीं। वो अपने समाज की एक सजग टिप्पणीकार थीं। अच्छा। इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण उनकी एक कविता है, अमरनाथ मर गए। ये कविता इतनी महत्वपूर्ण मानी गई कि अब ये छत्तीसगढ़ के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। अमरनाथ मर गए शीर्षक से तो ये किसी की मृत्यु की कहानी लगती है। इसमें ऐसा क्या खास था? ये कविता सिर्फ एक कुरीति पर हमला नहीं है, ये एक बेटे के दर्द को आवाज देती है जो अपने पिता के जाने के गम से ज्यादा समाज के दिखावे के बोझ तले दबा जा रहा है। ओह, वैष्णव जी मृत्यु के बाद होने वाले भारी खर्च, खासकर मृत्यु भोज पर तीखा कटाक्ष करते हैं। वो कहते हैं कि असली श्रद्धांजलि अपने पुरखों को याद करने में है, ना कि कर्ज लेकर दुनिया को भोज कराने में। ये तो आज भी भारत के लाखों परिवारों की कहानी है। बिल्कुल। और साथ ही वो सलाह देते हैं कि अस्थि विसर्जन के लिए बाहर जाने के बजाय अपनी ही भूमि की पवित्र नदी चित्रोत्पला गंगा महानदी के संगम स्थलों जैसे दुधावा, राजिम या शिवरी नारायण जाना चाहिए। तो ये अपनी संस्कृति और अपनी जमीन से जुड़ने का संदेश भी है। जी हाँ, ये तो बहुत ही प्रगतिशील सोच है, खासकर उस दौर के हिसाब से। और फिल्म झन भूलो माँ बाप ला का शीर्षक गीत, हाँ, वो भी तो एक सामाजिक संदेश ही देता है। उसकी पंक्तियां हैं, 9 महीना ले कोख माँ रखथे, कतको जोखिम सही थे जी, सुख माँ दुख माँ कभू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बाप ला। एकदम। ये सिर्फ एक गीत नहीं, एक भावुक दस्तावेज जैसा है। हाँ, और ये सिर्फ सकारात्मक संदेश ही नहीं देते थे, उनके गीतों में अपनी संस्कृति के क्षरण की पीड़ा भी साफ झलकती है। अच्छा। डोमन लाल ध्रुव के लेख में एक गीत की पंक्ति है, छत्तीसगढ़ तेरे खरोच भी जाने क्यों नासूर बन गए। वाह। इस पंक्ति में कितना दर्द है। इसमें वे सुआ, ददरिया और कर्मानाच जैसी लोक कलाओं के लुप्त होने और किसानों के अपनी ही जमीन पर मजदूर बनने की त्रासदी को बहुत ही मार्मिक ढंग से व्यक्त करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी प्रासंगिकता का चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि वो सिर्फ एक कलाकार नहीं, अपने समाज के प्रहरी भी थे। हाँ, उन्होंने लोगों का मनोरंजन भी किया और उन्हें आईना भी दिखाया। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से सारगर्भित किया है। उनकी सफलता का राज किसी एक चीज में नहीं, बल्कि इन सभी पहलुओं के मिश्रण में है। जमीन से जुड़ाव, समय के साथ बदलने की क्षमता, नई पीढ़ी को सिखाने का जज्बा और अपने समाज के प्रति गहरी जिम्मेदारी का भाव। हाँ,
इन सब ने मिलकर रामेश्वर वैष्णव को वो बनाया जो वो आज हैं। तो हमारी इस चर्चा के अंत में मुझे लगता है कि हमें उस सवाल का जवाब मिल गया है जिससे हमने शुरुआत की थी। एक कलाकार 60 साल तक इसलिए प्रासंगिक रहता है क्योंकि वो सिर्फ अपनी कला में नहीं बल्कि अपने लोगों के दिलों में, अपनी भाषा की धड़कन में और अपने समाज की चिंताओं में जीता है। बिल्कुल। उनके गीतों में माधुर्य, भावों की कोमलता और हास्य व्यंग का जो अद्भुत मिश्रण है वो उन्हें खास बनाता है। उन्होंने साबित किया कि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी आधुनिक और प्रयोगधर्मी हो सकते हैं। परंपरा और आधुनिकता का ऐसा संतुलन बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत कम। इस चर्चा को समाप्त करने के लिए रामेश्वर वैष्णव जी की ही 4 पंक्तियों से बेहतर और क्या हो सकता है। इन पंक्तियों के साथ हम श्रोताओं को एक विचार के लिए छोड़ते हैं। जी। ऐसी कोई रात नहीं है जिसके बाद प्रभात नहीं है। सूरज का रास्ता जो रोके, मानस की औकात नहीं है। हर अवसर है एक चुनौती, मुफ्त मिली सौगात नहीं है। जो होगा अच्छा ही होगा, ये खाली जज्बात नहीं है। वाह, ये पंक्तियां सिर्फ कविता नहीं बल्कि एक पूरा जीवन दर्शन है। शायद यही सकारात्मकता, हर मुश्किल में एक अवसर देखने का नजरिया और ये अटूट विश्वास ही वो शक्ति है जो एक कलाकार को 6 दशकों के लंबे सफर में न थकने देती है न रुकने देती है। श्रोताओं, आज की इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि श्री रामेश्वर वैष्णव केवल गीतों के रचनाकार नहीं बल्कि जनजीवन के संवेदनशील दस्तावेजकार हैं। उनके शब्दों में न तो बनावट है, न शोर, बल्कि वह सच्चाई है जो सीधे हृदय तक पहुंचती है। डॉक्टर अशोक आकाश ने जहां उन्हें जनता के दुख सुख का गायक बताया, वहीं डुमन लाल ध्रुव ने उनकी बहुआयामी रचनाधर्मिता, साहित्यिक प्रयोगशीलता और युवा रचनाकारों के प्रति उनकी गुरु भूमिका को रेखांकित किया। 6 दशकों की यह साहित्यिक साधना हमें सिखाती है कि लोकप्रियता और साहित्यिक गंभीरता एक दूसरे की विरोधी नहीं बल्कि सही संवेदना के साथ एक दूसरे की पूरक हो सकती हैं। इसी के साथ आज के सुरता साहित्य की धरोहर के इस मंगलवारी अंक को यहीं विराम देते हैं। अगले मंगलवार फिर मिलेंगे, एक और रचनाकार, एक और जीवन यात्रा और साहित्य की एक नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए शब्दों से जुड़े रहिए, संवेदना को जीवित रखिए। नमस्कार।